मुंबई उच्च न्यायालय या ऐतिहासिक दगडी इमारतीमध्ये अनेक वेगवेगळ्या प्रकारच्या केसेस येत असतात. आणखीन अनेक वेगवेगळ्या प्रकारचे शब्द चर्चेतही येत असतात. आज अत्यंत एक महत्वाची अशी एक केस सुनावणीसाठी होती. न्यायमूर्ती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या कोर्टात 20 सदस्यीय पीठापुढे आलेल्या केसमध्ये अनेक मोठमोठ्या दिग्गजांची महाराष्ट्रातल्या नावं आहेत. संजय पांडे माजी पोलीस महासंचालक, त्याचबरोबर शेखर जगताप विशेष सरकारी वकील, किशोर भालेराव तत्कालीन उपसचिव महाराष्ट्र सरकार मंत्रालय, यासोबत अग्रवाल म्हणून काही कुटुंबीय आहेत, व्यावसायिक कुटुंबीय. या सगळ्यांची ही केस आणि त्यांच्या विरोधात दाखल असलेली एफआयआर क्वॅश करण्यासाठी म्हणून त्यांनी या कोर्टामध्ये आज दावा दाखल केला. पण अर्थातच या पूर्ण प्रकरणामध्ये ऑगस्ट 2024ला दाखल झालेली एक तक्रार ठाणे पोलिसांकडे संजय पुनामिया यांनी केलेली तक्रार, आणखीन त्यांचे वकील रिजवान मर्चंट यांनी केलेली आज कोर्टात धुवाधार बॅटिंग, यातनं एक भलताच प्रकार समोर आला. म्हणजे अर्थातच आपण बघितलंय की विधानसभेमध्ये देवेंद्र फडणवीस यांनी जो पेन ड्राईव्ह अर्थात पेन ड्राईव्ह बॉम्ब सादर केला होता, आज रिजवान मर्चंट यांनी सुद्धा असाच एक पेन ड्राईव्ह बॉम्ब कोर्टात सादर केला आणि त्या पेन ड्राईव्ह बॉम्बमध्ये अत्यंत महत्वाचे पुरावे असल्याचं समोर आलं. आपल्यासोबत आहेत रिजवान मर्चंट. सर आपने पेन ड्राइव बॉम्ब कोर्ट में जो हाजिर किया आज, क्या कहोगे, क्या है उसके अंदर? कोर्ट के अंदर मैंने हाजिर नहीं किया. कोर्ट के अंदर सिर्फ इतना बताया कि सरकारी वकील को बोलना चाहिए, डायरेक्शन देना चाहिए कि 201 जो सीआर नंबर है थाने का, उसके इन्वेस्टिगेशन पेपर्स प्रोड्यूस करने चाहिए कोर्ट के अंदर, क्योंकि उनका कहना ये कि इन्वेस्टिगेशन प्रोग्रेस में है. क्या प्रोग्रेस है कोर्ट को पता होना चाहिए कि इस स्टेज के ऊपर आरोपी की प्रेयर क्वेश्चन की इस स्टेज पर अलाउ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या उनकी जो इंटरिम प्रेयर है कि भाई चार्जशीट फाइल नहीं करो, इसका ऑर्डर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए. वो मटेरियल इन्वेस्टिगेशन के अंदर है जो कि एफआईआर की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की गई है. जानकारी अहम ऐसी सामने आती है, जो आपके आर्गुमेंट्स हम समझ पा रहे हैं कि बहुत बड़े रिस्पेक्टिव पॉलिटिशियंस का नाम का जिक्र आज आपने कोर्ट में किया. क्या बताओगे? मैंने आज जिक्र इसलिए किया क्योंकि एफआईआर के अंदर उसका जिक्र है. 201 जो सीआर नंबर है थाने का, जो कि संजय पुनामी ने लॉन्च किया है, उसके अंदर ये आता है कि ये सारा का सारा कांड जो है 201 सीआर नंबर का, जिसमें संजय पांडे आरोपी है, उसमें शेखर जगताप है, सरदार पाटिल है, दूसरे ऑफिसर्स भी है, ये सारा का सारा केस जो बनाया गया था वो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को टारगेट करके उनको अरेस्ट करने के चक्कर के अंदर किया गया था. वो उस टाइम की जो सरकार थी, उन्होंने संजय पांडे साहब के साथ में नहीं, आपके घटनाक्रम के हिसाब से देखा जाए तो एमवीए सरकार उस वक्त थी. एमवीए सरकार के अंदर एकनाथ शिंदे भी मंत्री थे. नहीं, लेकिन एफआईआर के अंदर जो लिखा गया वो ये है कि ये टारगेट 2 लोग थे, एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब. अब जब एफआईआर में आया है तो उसको इन्वेस्टिगेशन करना जरूरी है. इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पहली चार्जशीट के अंदर जो विटनेस था, एक उसका नाम मैं अभी नहीं ले सकता कि प्रिविलेज, उन्होंने एक ऑपरेशन किया, स्टिंग ऑपरेशन, सरदार पाटिल ऑफिसर के साथ में, और जो कि सरदार पाटिल खुद एडमिट करता है कि भाई ये सारा का सारा कांड जो है वो एकनाथ शिंदे साहब और देवेंद्र फडणवीस साहब को टारगेट करने के लिए किया गया था, जाहिर है उस वक्त की सरकार के थ्रू. अब कानून ये है कि अगर एक एफआईआर रजिस्टर हुआ है कुछ जुर्म के लिए, उसको इन्वेस्टिगेशन करते करते अगर दूसरे कोई जुर्म अगर डिस्क्लोज हो सकता है तो उसको भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. अभी इसके अंदर बहुत क्लियर है कि 2 सीनियर पॉलिटिशियंस को अगर टारगेट किया गया एक झूठे केस के सिलसिले में, झूठे केस के दायरे में, तो इसकी भी इन्वेस्टिगेशन होना जाहिर बहुत ही जरूरी है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, ये बार बार वर्ड सामने आ रहा है, वो बताएंगे आप? वो एविडेंस आपके जेब में हाथ डाल के आप ये मेरे क्लाइंट्स के इंस्ट्रक्शन के ऊपर मैंने कोर्ट में कैरी किया है, सिर्फ कोर्ट को बताने के लिए कि हम सिर्फ खाली बातें नहीं कर रहे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हमारे पास है, और ये इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस उस विटनेस ने दिया है जिसने बाकायदा स्टिंग ऑपरेशन ऑफिसर के साथ में किया है. ये विटनेस ने ऑफिसर के पास प्रोड्यूस कर चुका है, उसका स्टेटमेंट भी हो गया है. अब जाहिर फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में विटनेस की आवाज ली जाएगी, उसके अंदर सरदार पाटिल की वॉइस ली जाएगी, और वॉइस कंपैरिजन करके डिसाइड किया जाएगा कि ये इस कॉन्वर्जेशन के अंदर वो 2 कॉन्वर्जेशन किन लोगों के बीच में है. जाहिर है की विटनेस तो ऍडमिट करेगा की ये मेरी आवाज आहे. नाही, ये बात में बहुत दम आहे. आता रिजवान सरांच्या बोलण्यातनं जो माहिती सगळी समोर येते, याच्यातनं एक अत्यंत महत्वाचं आहे की हा पेन ड्राईव्ह बॉम्ब आहे. आता हे पेन ड्राईव्ह बॉम्ब मध्ये नेमकं काय आहे? संजय पुनामिया कोण आहेत की ज्यांच्या या केसमुळे इतकं कोर्टामध्ये हे घमासान सुरू झालंय? संजय पुनामिया आपल्यासोबत आहेत. काय आहे नेमकं त्या पेन ड्राईव्ह बॉम्ब मध्ये? साहेब, मला पहिले परमिशन पाहिजे हिंदीमध्ये बोलायची. तुम्हाला कोणत्याही भाषेत बोलायची परवानगी आहे? सर, ये पेन ड्राइव बॉम्ब में बहुत सिंपल है. सरदार पाटिल
जो आरोपी है इस केस में, जिसने एक्सटॉर्शन किया है यूएलसी केस में, वो क्लियर एक रेवेन्यू ऑफिसर को बता रहा है कि भाई टारगेट तुम थे ही नहीं, टारगेट संजय पुनमिया नहीं था, टारगेट थे शिंदे साहब और फडणवीस साहब। हमको ऑर्डर था उनको उठाने के लिए आप लोगों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाए, और यही टारगेट देके हमको ये केस रीओपन करने के लिए बोला गया था। तत्कालीन एमवीए सरकार के अंदर तो एकनाथ शिंदे वह भी मंत्री हुआ करते थे, और तो मतलब अगर वही सरकार अपने ही मंत्री को टारगेट करने की कोशिश कर रही है तो उसके बाद में जो गतिविधियां हुई, क्या ये भी उस बात की एक पहल है? देखिए, पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, इसलिए ये क्यों हुआ, उसके पीछे क्या था, उन्हीं की सरकार के मंत्री को उनको क्यों अरेस्ट करना था, ये मैं कुछ भी नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं जानता हूँ। पर इतना जानता हूँ कि महाराष्ट्र में, मुंबई में पहली बार ऐसा हुआ है कि इस तरीके का बड़ा खेल खेला गया, और एक वकील जो बारामती से बिलोंग करता है वो बोगस लेटर लेके हाईकोर्ट को मिसगाइड कर रहा है और हाईकोर्ट को फ्रॉड कर रहा है हाईकोर्ट के ऊपर। ये पहले कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ, और उसके बाद भी वो फ्रीली घूम रहा है, उसको कुछ भी नहीं हो रहा है। ये सबसे तकलीफ वाली बात है। अभी ठाणे पुलिस ने मतलब वहां पर देखिए क्राइम डिपार्टमेंट ने, यूनिट 5 ने संजय पांडे इनका इंक्वायरी किया, कुछ दिन पहले उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। उस वक्त आप भी वहां पर पहुंचे थे, और जैसे वो बाहर निकले आपकी वह जोर से आवाज उनके कान तक पहुंची थी, कहां तक भागेगा तू मुझसे, थोड़ा समझाइए क्या चक्कर है? सर, संजय पांडे ने मुझे पहले ऑफर किया परमवीर सिंह पे, आप एफआईआर दाखिल करो। मैंने कहा मैं ये काम नहीं करूंगा, झूठा काम नहीं करूंगा। बोले तुमको यू हैव टू फेस द म्यूजिक, और उसके बाद एक के बाद एक 6 एफआईआर की, मुझे अरेस्ट किया, मुझे इतना मारा गया, और मुझे बोला गया परमवीर सिंह का नाम लो, बाकी लोगों का नाम लो, और ये सब संजय पांडे, ये सब बाकी के आईपीएस ऑफिसर जो उनके साथ थे उस समय पे, वो सब ये खेल खेल रहे थे। और मैं 6 महीने तक हॉस्पिटल में, उसके बाद मुझे ट्रीटमेंट लेनी पड़ी। तो इसीलिए मतलब वो क्या गुस्सा था, क्या वो वर्ड गुस्सा है कि एक आप निर्दोष इंसान को अपने पॉलिटिकल बॉस को खुश करने के लिए कितनी तकलीफ दोगे? कभी उसकी फैमिली के बारे में सोचा है कि उनकी फैमिली पे क्या गुजरी होगी, और किस तरह से ये आदमी सरवाइव कर रहा है? और अगर मेरे को जिस तरह से मारा गया, अगर मैं मर गया होता तो मेरी परिवार का क्या होता? बस ये सोच के मुझे गुस्सा है, और मैं 100% जहां जहां संजय पांडे जाएंगे वहां ये सवाल पूछने के लिए उनके सामने जाऊंगा कि तुमको ये सब करके क्या मिला। बात तो सही है रिजवान सर, आप कानून की एक ऐसी किताब है मतलब जिसके बहुत पन्ने अलग अलग रंगों से भरे हुए हैं। बस एक बात जानना आपसे जरूरी है, ये केस का क्या होगा? हमारी तो कोशिश ये है कि भाई जो रिट पिटीशन क्वाशिंग की फाइल की है वो क्वाशिंग की पिटीशन रिजेक्ट हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि मटेरियल जिस किस्म का हमारे पास है, ये स्टेज क्वाशिंग का नहीं है। इन्वेस्टिगेशन जब जारी है तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होना चाहिए। चार्जशीट फाइल करना नहीं फाइल करना ऑफिसर का प्रेरोगेटिव है। नहीं, ये बात बहुत आपने अहम बात की। वो एक बार देखे पेन ड्राइव आपका, वो एक पेन ड्राइव ये मैं मेरे थोड़ा हाथ में आपकी परमिशन से सिर्फ लेकर आपको तुरंत देता हूँ। बस भाई आपको नहीं बस ऐसे। अच्छा, आपके हाथ से बॉम्बे फूट जाएगा। अच्छा ठीक है, नहीं फुटने देंगे। थोड़ा बताइए, आज मुंबई हायकोर्टामध्ये जो ज्या पेन ड्राईव्हचा उल्लेख झाला तोच हा पेन ड्राईव्ह आहे। आणखी हा पेन ड्राईव्ह तपास अधिकाऱ्याकडे हा पूर्ण सादर झालेला आहे, आणि याच पेन ड्राईव्ह मध्ये जो बॉम्ब आहे आणि याच्यामध्येच अनेक वेगळ्या प्रकारचं संभाषण आहे। आता अर्थात याचा ट्रान्सक्रिप्ट सुद्धा समोर येणं महत्वाचं आहे। देवेंद्र फडणवीस तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, म्हणजे अर्थात हा एमव्हीए सरकारच्या काळात जर का झाला असेल तर तत्कालीन विरोधी पक्षनेते होते देवेंद्र फडणवीस, आणि एकनाथ शिंदे त्यावेळेस एमव्हीए सरकारच्या काळामध्ये मंत्री होते, अत्यंत महत्वाचे कॅबिनेट मंत्री। आणि जर का या दोघांना फसवण्याचं षडयंत्र हे तत्कालीन एमव्हीए सरकारच्या अधिकाऱ्यांनी केलंय संजय पांडे यांच्या माध्यमातून, असा आरोप संजय पुनमिया आणि त्यांचे वकील रिजवान बर्छाण यांनी केला। आणखी ठाणे पोलिसांकडे दाखल असलेल्या एफआयआर मध्ये सुद्धा याचा उल्लेख आहे। तर नक्कीच राजकारणाची दिशा कुठे आणि कशी जाते, आणि जर का एमव्हीए सरकारमध्ये अशा प्रकारच्या गोष्टी घडत होत्या तर त्याचमुळे तर एकनाथ शिंदे यांनी एमव्हीए सरकार सोडून भारतीय जनता पक्षासोबत शिवसेना पक्ष फोडून पुन्हा युतीचं सरकार आणलं का ही त्याचीच एक पहिली पायरी होती, किंवा ही त्याची नांदी होती का? असे अनेक प्रश्न इतिहासामध्ये जे लपलेले आहेत त्याची उत्तरं आपल्याला केव्हा मिळत आहेत आणि कशी मिळत आहेत ते सगळ्यात महत्वाचं। पण एक मात्र खरं की म्हणतात की शहाण्यानं कोर्टाची पायरी चढू नये, कारण या कोर्टाची पायरी चढल्यानंतर अनेक वेगळ्या प्रकारचे रंग समोर येतात। आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुद्धा या अशाच प्रकारच्या गोष्टींचा धक्कादायक खुलासा समोर यायला लागलाय, आणि या खुलासाच्या माध्यमातून येत्या दिवसातली राजकारणाची दिशा किंवा कायद्याच्या माध्यमातून अनेक नवनवीन आरोपी सुद्धा याच्यात सामील होत आहे का?
काय होणार आहे येत्या 18 तारखेला, काय आहे नेमकं या पेनड्राईव्ह मध्ये, तत्कालीन एसीपी सरदार पटेल यांचं कोणासोबतचं संभाषण आहे का तत्कालीन त्याच वेळेसचे अधिकारी जे आहेत पाटील म्हणून यांनी अजून कोणाला सूचना दिल्या आहेत का असं कोण आहेत संजय पांडे तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस अधिकारी अर्थात डीजी महाराष्ट्र होते त्यावेळेस जे एनडीए सरकारच्या काळातले सगळ्यात मोठं चर्चित नाव होतं त्यांनीच कोणाला सूचना दिल्या आहेत का या पेन ड्राईव्ह मध्ये अजून कोणाकोणाचे आवाज आहे काय काय शब्द आहे काय काय खुलासे समोर येत आहे खरोखर एकनाथ शिंदे आणि देवेंद्र फडणवीस यांना अटकवण्याचं खोट्या गुन्ह्यामध्ये अटकवण्याचं षडयंत्र हे रचलं गेलंय का दाखल गुन्ह्यामध्ये असलेली माहिती कोर्टामध्ये समोर येत असलेले पुरावे या माध्यमातून अजून काय काय समोर येत आहे अर्थातच न्यूज 18 लोकमत ही प्रत्येक गोष्ट आपल्याला नक्कीच दाखवणार आहे व्हिडिओ जर्नलिस्ट वसंत केरेकरसह मी प्रशांत बाग काही काळासाठी आपली रजा घेतो पुन्हा आपण भेटणार आहोत लवकरच याच धक्कादायक घडामोडी अर्थात या केसच्या अनेक महत्वाच्या कंगोरे आपल्यासमोर सादर करण्यासाठी तोपर्यंत कुठेच जाऊ नका पाहत राहा फक्त न्यूज 18 लोकमत